साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई जाती है, ठीक है, पेट अर्थात प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराया जाता है, उसी का विज्ञापन आया हुआ है या नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पेट की जो पहली परीक्षा हुई थी 2021 में, फिर 22 में, 23 में, फिर आपकी 24 में नहीं हुई है, 1 साल का गैप था, और फिर अब 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपके जो भी समूह ग की परीक्षाएं होनी है, समूह ग के स्तर की, वो सारी परीक्षाएं या सारी भर्तियां जो हैं इसी पेट की परीक्षा के माध्यम से ही होंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक की है, और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होगी, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 2 मई 2025 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, और आप आवेदन कब से कर सकते हैं, फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं, तो आप फॉर्म जो है 14 मई 2025 से फॉर्म को भर सकते हैं, और अंतिम तारीख कब है, 17 जून 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 17 तारीख के बाद शुल्क जमा करने के बाद यदि आपको लगता है कि आवेदन में कुछ गलतियां हो गई हैं, उसे संशोधित करना है, तो 17 के बाद आप 24 तारीख तक अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। तो ये प्रमुख तिथियां हैं, इन तिथियों को आप याद रखिएगा, और इसी के मतलब इन्हीं तिथियों के मध्य ही आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन आवेदन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन ही होगा, और वो भी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म को फिल करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक शासनादेश के द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या फलाने के अनुसार दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो पेट की जो परीक्षा होगी, इसका आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा, प्रत्येक साल कराया जाएगा, तथा परीक्षा में प्राप्त अंक जो आपको स्कोर मिलेगा वो अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ठीक है, हर साल इसका एग्जाम होगा, और एक बार का स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे आपने इस बार दिया एग्जाम, आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगले साल भी आप इसका पेट का जब फॉर्म आएगा आप फिल कर सकते हैं, और अपने स्कोर को यदि आपको लगता है कि इस बार कम है, आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और फिर उसकी वैलिडिटी अगले 3 साल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में, यदि मान लीजिए कि आपने 2 साल पेट दिया, आपकी किसी परीक्षा के लिए 2 साल का स्कोर कार्ड वैध है, तो उसमें जो सर्वाधिक नॉर्मलाइज जो स्कोर आपका होगा वही वहाँ पर मान्य होगा। मान लीजिए कि पहले साल आपको 95 स्कोर मिलता है, और अगले साल आपको 98 मिल जाता है, तो आपका 98 वाला स्कोर वहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, मतलब उसी को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आगे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, इसमें बताया गया है कौन कौन से पद जो हैं इस परीक्षा के तहत शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह, मतलब ख के बाद जो समूह ग की भर्तियां हैं, समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। मतलब वो समूह ग के जितने ही पद हैं उनको इसी पेट की परीक्षा के माध्यम से फिल किया जाएगा, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा सकती है, उसमें जोड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी समूह ग की भर्तियां होंगी या उससे नीचे के स्तर की जो भी भर्तियां होंगी वो सभी इसी के माध्यम से होंगी। ठीक है, कुछ अन्य चीजें, फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट अवश्य ले लेना है। प्रिंट आउट क्यों लेना है? प्रिंट आउट इसलिए लेना है कि यदि आप परीक्षा में सफल होते हैं फाइनल में जा करके, और आपको जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रमाण देना पड़ेगा, मतलब वो प्रिंट आउट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इसलिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे फीस कितनी लगनी है उस फीस को भी देख लें। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 185 रुपये
ओबीसी के लिए 185, SC ST के लिए 95 रुपीज़ और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये इसकी फीस है। इसके देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध नो योर स्टेटस सेगमेंट के अंतर्गत प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर जाकर अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या परीक्षण के समय मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों को देखें। शैक्षिक अर्हता क्या है, कौन लोग इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे न्यूनतम इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी है हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पेट 2025 में आवेदन कर सकते हैं। मतलब पेट के जरिए उन फॉर्मों को फिल किया जाएगा, उन भर्तियों को भी फिल किया जाएगा जहां पर क्वालिफिकेशन हाई स्कूल तक मांगी जाती है। ठीक है, जैसे जो चपरासी वगैरह की भर्तियां आती हैं, प्यून वगैरह की, वहाँ पे हाई स्कूल वगैरह मांगे जाते हैं, तो वो सारी भर्तियां भी इसी के माध्यम से होंगी। मतलब समूह ग और उससे नीचे की सारी भर्तियां जो है वो पेट के माध्यम से होनी है। तो न्यूनतम जो इसमें अर्हता मांगी गई है वो हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल या उसके समकक्ष किया हुआ व्यक्ति भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयु सीमा क्या है। आयु सीमा देखिए 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 1 जुलाई से इसका एज काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में क्या है सालों मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपकी पेट की परीक्षा, ध्यान रखिएगा, पेट की परीक्षा के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पेट की परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है। ठीक है, इसके बाद जो वैकेंसियां आएंगी इस पेट की परीक्षा में जो आप स्कोर गेन करेंगे या स्कोर जो पाएंगे उसी के आधार पर जो वैकेंसियां आएंगी उस नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप उस परीक्षा में बैठने के लिए अहर हैं क्या नहीं, मतलब आपकी अर्हता है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अधिक से अधिक इसमें स्कोर करिए। और दूसरी चीज इसमें यह भी बताया गया है कि ये परीक्षा जो है आपकी एक से अधिक पालियों में होगी, एक से अधिक शिफ्ट में होगी, और एक से अधिक शिफ्ट में जब होगी तो इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया जाएगा। पहले भी पेट की परीक्षाएं कई सारे मतलब शिफ्ट में हुई हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए एक पेपर होगा, ठीक है, पेट की एक परीक्षा एक पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन में प्रश्न कैसे आएंगे, तो देखिए यहां पर इन्होंने पूरा डिटेल बता दिया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन। और भारतीय इतिहास में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक की बात की गई है, यहाँ पर गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की गई है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक रूप से बता दिया गया है कि किस चीज से पूछा जाएगा। जैसे मौर्य वंश में पूरे मौर्य वंश की बात नहीं की गई, सम्राट अशोक के से पूछा जाएगा। वहीं पर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा। जैन धर्म में महावीर और की जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं पूछी जाएंगी। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक पूछा जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति। ठीक है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन सभी से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इतिहास से आपके पूरे 10 प्रश्न बनेंगे। 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है वहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ स्पेसिफिक बताया गया
कि भारत छोड़ो आंदोलन आपको पढ़ना है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़िए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। अब ज्योग्राफी में जो सिलेबस दिया इन्होंने वो क्या है, ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। इसमें आपका नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के संदर्भ में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ से आपके ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या सिलेबस है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। 1991 में आपका एलपीजी लागू किया जाता है, 91-92 में। ठीक है। तो यहाँ पर जो उदारीकरण, निजीकरण ये लाया गया, यहाँ तक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में देखिए, अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, परंतु यहाँ योजना आयोग से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया है, तो उससे भी प्रश्न बन सकता है। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं इसमें आ जाएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो इन टॉपिक को आप अवश्य पढ़िएगा। जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार है, मतलब जब से नई गवर्नमेंट आई है, ठीक है, मोदी सरकार, उसके बाद से जो आर्थिक सुधार है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। 1-2 प्रश्न तो 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं, 5 में से 3 प्रश्न आपके यहाँ से पूछ सकता है और 2 प्रश्न पहले के पूछ सकता है। तो इसमें कृषि सुधार में कौन कौन सी योजनाएं हैं, ढांचागत सुधार क्या किए गए हैं, जैसे सागरमाला परियोजना इत्यादि हैं, रोड वगैरह के जो हैं उनके संबंध में पूछ सकता है। श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, जीएसटी के बारे में पूछ सकता है इसमें प्रश्न, और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अब भारतीय संविधान में लोक प्रशासन, मतलब पॉलिटी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। अब पॉलिटी से सिलेबस क्या है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ये सब पूछता है ना। जैसे नीति निषेध तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसके तहत आ जाएंगे। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली के बारे में, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के संबंध में कई सारे कमेटियां हैं, जैसे आयोग है, जैसे सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग है, इन सबसे प्रश्न पूछ सकता है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक ढांचा में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये अवश्य पढ़िएगा, इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अब सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है क्या क्या टॉपिक लेगा। आपको एक प्रकार से पूरा साइंस जो है लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। पूरी लूसेंट यदि आप पढ़ पाइए तो बहुत बेहतर है। अब आपके एलिमेंट्री अर्थमेटिक या प्रारंभिक अंकगणित में 5 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज पूछेगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये पूछेगा। सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी में आपका क्या क्या आएगा, देखिए, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समुचित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य की। तो ये यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न बनेंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये पूछा जाएगा। 2 टॉपिक है इसमें। फिर इसके बाद आपका लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें रीजनिंग वाले पोर्शन में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा और यही टॉपिक आप पढ़िएगा। बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, बड़ा छोटा बताना, क्रम लगाना, रैंकिंग बताना, संबंध स्थापित करना। ठीक है। जिसमें वो आता है ना कि कौन किसकी पुत्री है और कौन किसकी माता करके, वहाँ संबंध वाला है। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी अवश्य पढ़िएगा। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर दोनों के संबंध में। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय वाले प्रश्न को पढ़िएगा। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो आपका करंट अफेयर है वो उससे 10 प्रश्न बनेंगे, भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर दोनों पूछा जाएगा। और फिर 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, मतलब इसे जीके कह सकते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो लूसेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण,
इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन, एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे 10 नंबर के। फिर आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक में 5-5 अंक के रहेंगे, 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं होंगी 5-5 नंबर की, 10 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्रम 1 से लेकर 9 तक, देखिए यहाँ पे जो सिलेबस क्रम से 1 मतलब आपका यहाँ तक सामान्य अंग्रेजी तक, इतिहास से शुरू होकर के सामान्य अंग्रेजी तक जो है आपका इसका सिलेबस कहाँ तक है, पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। मतलब आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं या पढ़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपकी 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था, सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप इसकी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको इस जो ये नोटिफिकेशन है, यदि आपको नोटिफिकेशन देखना है तो इसका जो PDF का लिंक है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।